हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से कोई न्यू क्लास में। तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं इस क्लास में 17 जनवरी का पेपर 1। ठीक है ना दोस्तों। और हम बाल विकास के जो 30 क्वेश्चन है साइकोलॉजी के उनको करने वाले हैं। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, आपको दिख भी रहा होगा, डेट दिख रही होगी दोस्तों आपको सबसे ऊपर 17 जनवरी 2022 और पेपर 1 है। हम बात करने वाले हैं बाल विकास की, इसके बाद हम हिंदी की बात करेंगे दोस्तों अगली क्लास में। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। और मैं आप सभी लोगों को बता दूं, कई बच्चे कह रहे हैं कि 28 दिसंबर कराइए, 31 दिसंबर का कराइए। तो दोस्तों आप सभी लोग मुझे पीडीएफ सेंड कर दीजिए। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होइए और वहाँ पर जाकर आप जो भी पीडीएफ वगैरह है मुझे आप सेंड कर सकते हैं। टेलीग्राम में नहीं तो दोस्तों आप मुझे कहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक सामाजिक रचनावादी कक्षा कक्ष जिसमें बच्चों की व्यक्तिगत जरूरत का ध्यान रखा जाता है की व्यवस्था करता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए दोस्तों, स्मरण की हम बात करेंगे नहीं, ठीक है। और यहाँ पर केवल एक नेगेटिव वर्ड्स आ रहा है और यहाँ पर क्वेश्चन पॉजिटिव है, तो दोस्तों यहाँ पर इसकी बात भी नहीं करेंगे। ये वाला कट हो गया, ये भी कट हो गया, और बैठने की व्यवस्था ये भी नहीं। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बच्चों का आपस में चर्चा करते हुए समूह में कार्य कराना इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बात हो रही है हार्वर्ड गार्डनर की और यहाँ पर नहीं की बात हो रही है, ठीक है ना। कौन सा कथन सही नहीं है हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार? देख लेंगे। बुद्धिमत्ता को एकाकी आयाम में सहबद्ध नहीं किया जा सकता, बिल्कुल। हार्वर्ड गार्डनर कहते थे कि बुद्धि सिर्फ एक आयाम नहीं है, ठीक है ना। सेकंड देख लेंगे। बुद्धिमत्ता किसी एक सामान्य खंड से हावी नहीं होती अपितु कई प्रकार की होती, बिल्कुल ये भी उन्होंने सही बात बोली थी, बट हमको नहीं बताना है, ठीक है ना, क्या नहीं बोला था। बुद्धिमत्ता को परिपोषित व विकसित किया जा सकता है, ये भी ठीक है। बुद्धिमत्ता एक स्थिर तथा स्थायी विशिष्टता है, तो दोस्तों ये गलत बात है, ठीक है ना। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार ये फोर्थ वाला नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। किस किस का सही हुआ कमेंट में बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। बच्चे अपने समाज के बारे में ज्ञान रहने के कौशल, मूल्य, रीतियों किससे सीखते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ये वाला, क्योंकि यहाँ पर आस पड़ोस से भी सीखते हैं, ठीक है। क्या होता है दोस्तों, ज्ञान वगैरह धर्म से भी सीखते हैं, मूल्य रीतियाँ वगैरह धर्म से सीखते हैं, स्कूल और समकक्षी समूह, ये सभी के सभी सही हैं। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। कठिनाई की पहचान, लक्ष्य निर्धारण, संभावित समाधान और परिणामों की खोज, तदनुसार कार्य करना और परिणामों का मूल्यांकन करना निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में शामिल महत्वपूर्ण चरण है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 का राइट आंसर। यहाँ पर दोस्तों ये कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, नकल तो होगा नहीं, निष्क्रिय ध्यान भी नहीं होगा, ना ही आरोपण होगा, तो बचा कौन सा? समस्या समाधान, ठीक है ना। ये सभी के सभी जैसे कि दोस्तों संभावित समाधान, लक्ष्य निर्धारण, कठिनाई की पहचान करना, ये सब समस्या समाधान के प्रक्रिया में शामिल होने के एक महत्वपूर्ण चरण है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका प्रतिपुष्टि को प्रेरक के रूप में उपयोग करने का अनुचित तरीका है? यहाँ पर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा। यहाँ पर बात हो रही है अनुचित तरीके की, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फिफ्थ का? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, विद्यार्थी की क्षमता पर केंद्रित प्रतिपुष्टि देना। देखिए दोस्तों, क्षमता पर केंद्रित कोई भी प्रतिपुष्टि हम बच्चे को नहीं देंगे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 देख लेंगे। गतिविधि की प्रक्रिया पर केंद्रित प्रतिपुष्टि, बिल्कुल गतिविधि के आधार पर हम दे सकते हैं। अन्य विद्यार्थी के साथ तुलना किए बिना, बिल्कुल तुलना किए बिना बात हो रही है यहाँ पर, तुलना के साथ नहीं हो रही है। यदि तुलना के साथ होता तो ये वाला भी गलत हो जाता, ठीक है। और फोर्थ है विद्यार्थी के काम से संबंधित वर्णनात्मक शैली में प्रतिपुष्टि देना, तो ये तीनों के तीनों सही हैं, बट ये वाला गलत है। बट दोस्तों हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। यहाँ पर अनुचित तरीका पूछा है। आगे देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न कक्षा में समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने का सही उदाहरण है? तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट। अपने शहर में प्रदूषण के विभिन्न कारणों का विश्लेषण कीजिए और प्रदूषण करने के विभिन्न उपाय खोजिए, ठीक है ना दोस्तों, ये वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। बात कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन की। बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ था? तो सिर्फ बता देंगे, ठीक है। बहुत से बच्चे इस सन में हुआ था। श्वसन को परिभाषित कीजिए, तो श्वसन को ही परिभाषित कर देंगे, बट दोस्तों सीमित शब्दों में, ठीक है ना। और 325 और 486 को जमा करो तो ये भी हो जाएगा। लेकिन दोस्तों क्या है, ये समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा नहीं देंगे, लेकिन जो ऑप्शन नंबर 2 है ये समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देगा, इसलिए करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट। 7 नंबर का क्वेश्चन है। जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अनुकूलन किन दो मूल प्रक्रियाओं को समाहित करता है? तो दोस्तों 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7। जीन पियाजे जी ने कौन कौन से वर्ड दिए हैं? समायोजन और कौन सा हो जाएगा दोस्तों? समायोजन,
7 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, समायोजन व समावेशन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे देख लेंगे। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 के अनुसार बच्चे रटने के माध्यम से सर्वश्रेष्ठ सीखते हैं, गलत बात है। बच्चे ज्ञान के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाते हैं, बिल्कुल ये तो सही है, ये सही लग रहा है। बच्चे शिक्षक द्वारा दी गई सामग्री के निष्क्रिय प्राप्त करते हैं, बिल्कुल नहीं, जबकि कैसे हैं, सक्रिय हैं। बच्चों में अधिगम को विनियमित करने की क्षमता नहीं होती, ये भी गलत है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में से किससे विद्यार्थी की अक्षरों व शब्दों को पढ़ने, उनकी व्याख्या करने और उन्हें समझने की क्षमता सीधे प्रभावित होती है? तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर पढ़ने की बात हो रही है। ठीक है, पढ़ने की बात हो रही है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट। चलिए आगे देख लेंगे। यहाँ पर गुणज वैकल्य की बात हो जाएगी, डिस्कैलकुलिया, जिसको गणित वगैरह गणना करने में प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उसमें क्या होता है, उसको दोस्तों क्या बोला जाता है, गुणज वैकल्य या यूँ कहें डिस्कैलकुलिया बोला जाता है। ठीक है, लेखन वैकल्य में क्या बोला जाता है, डिस्ग्राफिया बोला जाता है। मैं इन सभी की एक पूरी की पूरी क्लास आ जाएगी दोस्तों, बना मतलब जो भी PDF वगैरह है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, PDF बना दूंगा, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। आप टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस स्तर पर बच्चे लंबाई व भार जैसे गुणात्मक आधारों पर वस्तुओं को व्यवस्थित कर पाते हैं, परंतु अमूर्त संरचनाओं की संक्रियता में कठिनाई महसूस करते हैं? तो देखिएगा दोस्तों, अमूर्त संक्रियात्मकता में कठिनाई महसूस किस में करते हैं, तो पूर्व मूर्त संक्रियात्मक में करते हैं। ठीक है, क्योंकि दोस्तों क्या है, जो बच्चा रहता है ना, वह मूर्त वस्तुओं को देखकर तो उसके प्रति मूर्त चिंतन करने लगता है, लेकिन अमूर्त नहीं कर पाता है। और वहीं पर बात हो रही है गुणात्मक आधारों पर, ठीक है, और लंबाई वगैरह, भार वगैरह, तो ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषताएं हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। किस किस का सही हुआ बताइएगा ज़रूर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखेंगे, विकास एक सतत प्रक्रिया है, विकास अव्यवस्थित प्रक्रिया है। देखिए, पहला तो बिल्कुल सही है, विकास एक सतत प्रक्रिया, तो यही बिल्कुल सही हो जाएगा। बट और भी हम पढ़ लेते हैं। विकास अव्यवस्थित होता है, बिल्कुल नहीं, व्यवस्थित होता है। विकास क्रमबद्ध नहीं होता, बिल्कुल नहीं दोस्तों, क्रमबद्ध होता है। बाकी बात करेंगे, विकासात्मक प्रतिमान सांस्कृतिक परिवेश से प्रभावित नहीं होता, ये भी गलत है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट। विकास एक सतत प्रक्रिया है, जो कि बच्चे का गर्भ में आने के साथ ही स्टार्ट हो जाता है और मृत्यु तक चलता रहता है। 12 नंबर का क्वेश्चन देख लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विद्यालयों में समावेशन की संस्कृति को दर्शाता है? समावेशन की संस्कृति की बात की जा रही है, तो दोस्तों 12 नंबर का क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए विभेदीय आकलन को बढ़ावा दिया जाता है, यह बिल्कुल सही है। यहाँ पर बात करेंगे ऑप्शन नंबर 1 की, विद्यार्थियों को उनकी योग्यता के आधार पर स्थायी समूह में बांटा जा सकता है। देखिए दोस्तों, याद रखना, कभी भी योग्यताओं के अनुसार बच्चों को नहीं बांटेंगे। ठीक है, हमारा जो 2005 की पाठ्यचर्या है वह कभी नहीं कहती कि क्षमता के अनुसार, योग्यता के अनुसार बच्चों को बांटेंगे, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। और इस बच्चे ने जो भी लगाया हुआ है, तो जिसका ये PDF है वह भी गलत हो गया है। ठीक है, विद्यालय में कुछ विद्यार्थी ही अविवादित और समाहित महसूस करते हैं, कुछ विद्यार्थी, दोस्तों ये भी गलत है। ठीक है, लेकिन राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर हमारा हो जाएगा, कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए विभेदीय आकलन को बढ़ावा दिया जाता है, बिल्कुल सही है। विभिन्नता और विविध परिप्रेक्ष्यों को हतोत्साहित नहीं करेंगे। आगे देख लेंगे, किसी विशेष विषय वस्तु को लंबे समय तक स्मरण रखने को सुसाध्य करने हेतु एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किस रणनीति से बचना चाहिए? तो यहाँ पर बात की जा रही किस रणनीति से बचना चाहिए। ठीक है, देखेंगे मानसिक चित्र का उपयोग करना। देखिए, मानसिक चित्र का उपयोग तो किया जाता है, तो ये तो होगा नहीं राइट आंसर। स्मृति सहायक विधियाँ लागू करना, चलिए देख लेते हैं कौन सा। ये भी सही है। ठीक है, संगठनात्मक चार्ट बनाना, ये भी ठीक है, लेकिन दोस्तों असंबद्ध शब्द प्रस्तुत करेंगे ही क्यों? ठीक है ना दोस्तों, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका। किसी विशेष विषय वस्तु को लंबे समय तक स्मरण करने को सुसाध्य करने हेतु एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किस रणनीति से बचना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, असंबद्ध शब्द प्रस्तुत करना। लेब वाइगोत्स्की के सिद्धांतों के अनुसार व्यक्तिगत वाक। ठीक है, तो देखेंगे 14 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा राइट? तो दोस्तों 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट। बच्चों को अपनी सोच विनियमित करने में मदद करता है, बिल्कुल। बच्चे को क्या है, अपनी सोच विनियमित करने में क्या करता है? मदद करता है। बच्चे की आत्म केंद्रिता को दर्शाता है, तो दोस्तों ये नहीं होगा, ये पियाजे जी ने दिया हुआ है। बच्चे को चुनौतीपूर्ण कार्य दिए जाने पर घटता जाता है, ऐसा भी नहीं है। बच्चे की सोच में रुकावट पैदा करता है, दोस्तों ये तीनों को तीनों गलत हैं, ये वाला। ठीक है, कौन सा वाला? ये वाला, ये वाला और ये वाला। राइट आंसर ये वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। जब सीखी जाने वाली सामग्री खाली स्थान हो तो विद्यार्थी बेहतर सीखते हैं।
तो दोस्तों देखिएगा, उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से भिन्न, मौजूदा ज्ञान से जुड़ी, अव्यवस्थित और संगठित, जटिल और व्यापक। तो दोस्तों देखिएगा, जब सीखी जाने वाली सामग्री खाली स्थान हो तो विद्यार्थी बेहतर सीखते हैं। तो 15 का जो राइट आंसर है ना, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अच्छे से पढ़िए। उनके सामाजिक संस्कृति संदर्भ से भिन्न नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, उनके अनुसार होना चाहिए, मौजूदा ज्ञान से जुड़ी। बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी सृजनात्मक विद्यार्थी की पहचान संबंधी विशेषता नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 16 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। देखिएगा, जो सृजनात्मकता है वह किसको बढ़ावा देती है दोस्तों? अपसारी चिंतन से होती है, ठीक है ना। किससे होती है? अपसारी चिंतन से होती है, बट अभिसारी से नहीं होती। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। 17 नंबर का क्वेश्चन है, मूल्यांकन का केंद्र क्या होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। अधिगमकर्ता क्या और कैसे सीख रहा है इसका वर्णन करना। बिल्कुल दोस्तों, ये मूल्यांकन का केंद्र होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 1 इज अ करेक्ट। हम 3 को और देख लेते हैं, ताकि बच्चों की जो भी मतलब सोच रहे होंगे कि ये क्यों नहीं है। मानक वर्ग में बच्चे की लेबलिंग नहीं करेंगे, ठीक है। कक्षा के दूसरे बच्चों की तुलना में अधिगमकर्ता के बेहतर के प्रदर्शन का स्पष्टीकरण करना। देखिए, तुलना भी नहीं करेंगे। अधिगमकर्ता क्या नहीं कर सकता इसका चित्रण करना, तो ये भी नहीं करेंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा 1 हो जाएगा। आगे देखेंगे, अभिकथन ए, शिक्षण अधिगम में भ्रांतियों की खोज और चर्चा करना सार्थक है। सही है। यह विद्यार्थियों को उन भ्रांतियों के बारे में सोचने का अवसर देता है और गहन जांच का नेतृत्व करने में सहायता करता है। देखिएगा दोस्तों, 18 नंबर के जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उसका हो जाएगा ए और आर दोनों के दोनों सही हैं, और जो आर है ना वह ए की व्याख्या कर रहा है। तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 इज अ करेक्ट। किस किस का सही हुआ है कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं। एक बात और, सभी के सभी बच्चे कमेंट तो कर देते हैं कि 28 का कराओ, 26 का कराओ, बट हम कहाँ से करा दें? हमारे पास पीडीएफ नहीं है। तो दोस्तों, आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, व्हाट्सअप ग्रुप है, उसमें आप सेंड कर दीजिएगा, तो आपको कुछ देर बाद या कुछ घंटों बाद आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। 19वां क्वेश्चन देख लेंगे। लेव वाइगोस्की के अनुसार शिक्षक बच्चों के अधिगम में किस प्रकार मदद कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है ना। मदद की बात किसने की है? सहायता की बात किसने की है? हमारे लेव वाइगोस्की जी ने की है, मदद की मात्रा व स्वरूप में बदलाव करके। तो राइट आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों देखिएगा, उपयुक्त नाम देकर तो इन्होंने ये तो बिल्कुल नहीं कहा। उन्हें ब्लैक बोर्ड से सारे उत्तर नकल करवा कर ये भी गलत है, ये भी गलत है, और सख्त सजा भी नहीं देंगे, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बालकों के व्यक्तिगत विकास, ठीक है। तो बालकों का व्यक्तिगत विकास कैसा होता है? 20 नंबर का सबसे पहले तो हम आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 है। बालकों के व्यक्तिगत विकास के लिए कुछ हद तक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। बिल्कुल, कुछ हद तक जो पूर्वानुमान है ना वह लगाया जा सकता है, परंतु सभी बच्चों के विकास की दर अलग अलग होती है, ये भी सही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट। आगे देख लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सांस्कृतिक रूप से विविध विद्यार्थियों वाली कक्षा में एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट। प्रभावी संस्कृति के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम और शिक्षण शैली विकसित करना। देखिएगा दोस्तों, ये जो है ना, ये जो 2 नंबर का ऑप्शन है ना, ये थोड़ा कम प्रभावी लग रहा है, लेकिन दोस्तों क्या है, यही राइट आंसर है। अपन और जो हम लोग हैं ना, और सबको देख लेते हैं, ठीक है। सांस्कृतिक विद्यार्थियों को अपनी संस्कृति की अनूठी विशेषताओं को साझा करने के लिए प्रोत्साहित बिल्कुल करेंगे, ये तो सही बात है, ठीक है। इससे हमको नहीं बचना चाहिए, मतलब कि इससे बचना नहीं चाहिए, इसको और ज़्यादा प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। विद्यार्थियों के बीच सम्मान और स्वीकृति की संस्कृति को बढ़ावा देना, ये भी ठीक है। चर्चा में विविध संस्कृतियों को उदाहरण लाना, ये भी ठीक है। लेकिन दोस्तों, प्रभावी संस्कृति के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम, ठीक है ना। क्या सिर्फ आप प्रभावी संस्कृति के लिए सिर्फ उपयुक्त पाठ्यक्रम या शैली के ही उसको ही विकसित करना चाहेंगे क्या? ऐसा नहीं है दोस्तों, ये सब इन चारों में से सबसे कम प्रभावी है। तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे देख लेंगे, कथन है कक्षाओं में लड़के गणित व विज्ञान में लड़कियों से कहीं बेहतर प्रदर्शन करने की क्षमता रखते हैं, लैंगिक रूढ़िबद्धता को ये प्रोत्साहित कर रहा है, गलत है ये वाला। लड़कों में लड़कियों की अपेक्षा गणितीय तर्क व वैज्ञानिक क्षमताएं सहज रूप से मौजूद होती हैं, ये भी गलत है। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट। 22 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट। ए और आर दोनों के दोनों गलत हैं। आगे देख लेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कारक शैक्षणिक उपलब्धियों में विद्यार्थियों की विफलता में योगदान देता है? तो दोस्तों 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट। गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम में, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा कारक शैक्षणिक उपलब्धियों में विद्यार्थियों की विफलता में योगदान देता है? तो दोस्तों क्या हो जाएगा? तो ये वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे देख लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बाल केंद्रित शिक्षा में ऑप्शन नंबर कौन सा इसका 1 हो जाएगा राइट आंसर। एक शिक्षिका व विद्यार्थी दोनों की सक्रिय भूमिका होती है। बिल्कुल, एक बाल केंद्रित शिक्षा वही होती है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ बच्चे की ही सक्रिय भूमिका हो, यहाँ पर शिक्षिका की भी होना चाहिए, ठीक है।
तो दोस्तों देखिएगा, हम और भी जो ऑप्शन है उनको देख लेते हैं। शिक्षिका की कोई भूमिका नहीं होती है, ये तो गलत है। ठीक है, शिक्षिका की सक्रिय भूमिका होती है तथा विद्यार्थी की निष्क्रिय, तो ये भी गलत है। विद्यार्थी की सक्रिय भूमिका तथा शिक्षिका की निष्क्रिय भूमिका, ये भी गलत है, बल्कि दोनों की ही सक्रिय भूमिका होनी चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। क्लास कैसी लग रही है बताइएगा जरूर दोस्तों, आपके एक कमेंट से हमें ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और भी अच्छी अच्छी क्लासें आपके लिए प्रोवाइड कराते हैं फिर दोस्तों। ठीक है, तो खाली स्थान विद्यार्थी को बोरियत महसूस होने की संभावना है। 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाए। गतिविधि को महत्व ना दिए जाने पर तो बच्चा जो है ना वह बोरियत महसूस करेगा ही ना, संभावना है ही। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर जोर देती है? तो यहाँ पर बात हो रही किस पर जोर देती है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट। पाठ्यचर्या का लचीलापन, ठीक है ना, पाठ्यचर्या के लचीलेपन पे जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है ना वह जोर देती है। क्वेश्चन नंबर 27, पूजा अपनी दोस्त को कहती है कि हमें कक्षा के नियमों का पालन करना चाहिए वरना शिक्षिका हमें बाहर खेलने की अनुमति नहीं देगी। पूजा लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट। 27 का कौन सा हो जाएगा? 4 हो जाएगा, आज्ञा पालन व दंड अभिविन्यास। बिल्कुल राइट आंसर है, जिसने भी ये लगाया है 4 उसका ये वाला क्वेश्चन सही हो गया है। 28 का देखेंगे, एक संप्रत्यय को पढ़ाने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किसके प्रयोग से बचना चाहिए? तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, संप्रत्यय संबंधित गैर उदाहरण। भाई आप लोग गैर उदाहरण क्यों देंगे, इससे बचना चाहिए। उनकी संस्कृति में प्रचलित अघरूप अधरूप, तो दोस्तों ये ठीक है। उस संप्रत्यय के लिए असतत उदाहरण, ये भी ठीक है। उस संप्रत्यय संबंधित उदाहरण, तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आगे देखते हैं, गतिक दिव्यांगता वाले विद्यार्थियों का सफल समावेशन सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से किससे बचना महत्वपूर्ण है? तो ये दोस्तों ये बचना वाले 3 क्वेश्चंस हो चुके हैं दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले तो हम पहला ऑप्शन देख लेंगे, विद्यालय के सभी क्षेत्रों को रैंप और लिफ्टों समतल करना चाहिए। बिल्कुल दोस्तों। विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलन करना, ये भी सही है। बैठने की व्यवस्था उचित समायोजन, ये भी ठीक है। बचा 4 तो दोस्तों बिल्कुल गलत ही होगा। ऊपरी मंजिल पर कक्षाओं, भाई बच्चा कैसा है भाई, विकलांग है। ठीक है, ऊपरी मंजिल पर कक्षाओं को नहीं लगाएंगे। पुस्तकालय और प्रयोगशालाओं का आवंटन करना, ये वाला गलत है दोस्तों, इसलिए करेक्ट कौन सा हो जाएगा? इसी से हमको बचना चाहिए। चलिए, गतिक दिव्यांगता वाले शिक्षार्थियों का सफल समावेशन सुनिश्चित करने के लिए, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है। मैं आप सभी लोगों से दोस्तों, जिन्होंने भी हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और साथ में सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हो सके तो एक शेयर भी कर दें। स्वयं के ज्ञाता होने का ज्ञान या जागरूकता क्या दर्शाती है? दोस्तों स्वयं के ज्ञाता होने का ज्ञान या जागरूकता क्या दर्शाती है? अभिप्रेरणा तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि अभिप्रेरणा क्या होती है? आप क्या हुआ दोस्तों, आपको सीटेट पास करना है, तो ये सीटेट पास करना ही आपके लिए एक अभिप्रेरणा है, क्योंकि दोस्तों आपको जॉब मिलेगी, ये आपकी अभिप्रेरणा है। तो दोस्तों ये स्वयं के ज्ञाता होने का ज्ञान तो बिल्कुल उसका जागरूकता ये दर्शाती नहीं है। भ्रांति होगा नहीं, स्मृति सहायक विधि भी नहीं होगा। बचा क्या? अधिसंज्ञान, तो अधिसंज्ञान बिल्कुल सही है दोस्तों। यह स्वयं के ज्ञाता होने का ज्ञान या जागरूकता को दर्शाती। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट। दोस्तों हमने बाल विकास के 30 क्वेश्चन को कर लिए हैं, जो कि 17 जनवरी का पेपर नंबर 1 था। जिसने भी हमको ये PDF सेंड की उसके लिए थैंक यू। तो दोस्तों जिसको भी सॉल्यूशंस चाहिए वो PDF हमें सेंड कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप में भी। चलिए तो दोस्तों मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया उनके लिए थैंक यू।